भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों ही मजबूत हैं। अगर आप पर कोई भी आंच आएगी। नाम सूरज कुमार कर्ण है। मैं वर्तमान में जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन कन्नौज से हूँ और मेरा जो कन्नौज जिले में जो ग्राम निवास है वो कांकरकुई ग्राम से आता हूँ, सौरिक थाना क्षेत्र में। अच्छा, जो आपका जर्नी है तो आपकी जर्नी जो राजनीति की फील्ड में किस तरीके से आना हुआ? हमारी राजनीतिक जर्नी शुरू होती है अम्बेडकर पार्क की लड़ाई से। हमारा गांव है कांकरकुई। तो असल में हमारे यहाँ थोड़े कम जागरूक लोग रहते हैं। हम लोग हमेशा दारू के लिए, मुर्गा के लिए वोट देते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं। मैं कानपुर में तैयारी कर रहा था यूपीएससी की और कोचिंग भी पढ़ा रहा था जीएस की। तो हम लोगों ने एक प्रतिमा लगवाई बाबा साहब की अपनी ही ग्राम पंचायत में। अम्बेडकर पार्क के नाम से खाली जमीन पड़ी थी, तो प्रतिमा तो हम लोगों ने अपने पैसे से लगवा के चले गए, चंदा वगैरह करके। तो तीसरे दिन चौथे दिन वो प्रतिमा टूट गई। आप यूपीएससी फील्ड में थे, फिर आपका जो है जर्नी राजनीति की फील्ड में कैसे आना हुआ? असल में वो लड़ाई सिर्फ एक प्रतिमा की नहीं थी, वो लड़ाई एक आत्मसम्मान और विचारधारा की बन गई थी। क्योंकि जो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे थे, हमारे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बाबा साहब के खिलाफ भड़का रहे थे, विचारधारा लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो उनको समझाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, उनको जागरूक करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी रह गया था। अच्छा, जब आप राजनीति फील्ड में आए फिर आपने मूर्ति का दोबारा से लगवाना प्रारंभ किया होगा। फिर राजनीति में ऐसे क्या विषय बने जो आप राजनीति की ओर ही आप अग्रसर बढ़ते चले गए? जब मूर्ति लगवाने का हम लोगों ने प्रयास किया तो उसकी परमिशन में बहुत बवाल होते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर मैंने अपने यहाँ के प्रधान से कहा, जो भाजपा से था, मैंने उससे कहा कि भैया यहाँ अम्बेडकर पार्क है, इसकी बाउंड्री वगैरह करवाइए, चबूतरा वगैरह बनवाइए। तो 2-3 महीने तक तो हमें टालते रहे। फिर हमने प्रधान का 5 साल का पूरा ब्यौरा निकाला। अच्छा। लगभग 80 लाख का उन्होंने घोटाला किया था। मेरे पास पक्के सबूत थे। तो मैंने प्रधान और सेक्रेटरी को एक बार उसी पार्क में बुलाया। हमने कहा जेल जाओगे या काम करवाओगे? तो बोला काम करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है करवाइए। तो हमने उनसे कहा कि मुझे 10 स्ट्रीट लाइट चाहिए जो पार्क में लगाने के लिए। तो उसमें से 10 में से उन्होंने 4 लगवा दी। 30 कुर्सी बताई थी, 15 कुर्सी उसमें डलवा दी। चबूतरा के लिए हमने कहा तो चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया प्रधान ने। तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने भड़का दिया हुआ कि बाबा साहब के नाम से कौन ही वोट देता है, क्यों वोट देगा। तो प्रधान ने काम रोक दिया। मैंने एक बार और सचिव से फ़ोन किया, राज बहादुर वर्मा थे, तो बोल रहे कि नहीं लोग मना कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने उनके खिलाफ FIR वो शिकायत की, हल्फनामा दायर किए। तो क्योंकि वो विधायक जी के खास आदमी थे, पूरी भाजपा लगी थी इस कांकरकुई ग्राम पंचायत में। तो 80 लाख के घोटाले को अंततः हमें सिर्फ 29 लाख का 29 लाख का रिकवरी नोटिस जारी हुआ। सेक्रेटरी को हमने सस्पेंड कराया, प्रधान की पावर सीज करवाई। लेकिन अब जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष उनके साथ में है। जब सत्ता पक्ष उनके पास साथ में थी तो कहीं ना कहीं हम लोगों का गोल मोल होता रहा। अच्छा, जो आपने अभी तक बातें बताई हैं, आप मूर्ति की वजह से आपने राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो आपकी लड़ाई जो है मूर्ति तक ही सीमित है कि आप और भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने समाज के लिए? नहीं, अब लड़ाई है अपने समाज को, बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित कराना। क्योंकि हमारा लोगों को लगातार मिस यूज किया जा रहा है। अच्छा। वोट तो लिया जा रहा है, हम भोले वाले लोग हैं। जैसे अभी एक ग्राम पंचायत वो चुनाव आने वाला है, जिला पंचायती का, प्रधानी का चुनाव। तो जो चुनाव प्रत्याशी जीते हुए उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। अब एक 70-80 रुपए का कंबल आता है, घर में बुला दे रहे हैं। 500 कंबल ले लिए, 35-40 हज़ार रुपए के आते हैं पूरे सिर्फ वोट पाने की वजह से। मतलब अभी तक कभी दिखाई नहीं दिए हैं। महिलाएं पुरुष सबको बुला के कंबल दे रहे हैं। कंबल कितने? 70-80 रुपए का। खाना खिलाने के मुश्किल से एक आदमी का 30 रुपए का खर्चा आता है। मतलब 100-150 रुपए खर्चा कर रहे हैं, ऊपर से एहसान और दिखा रहे हैं कि हमने तुम्हारे यहाँ खाना खिलाया है। अच्छा, जो आप बोल रहे कि दलित समाज की जो हम दलित समाज के लिए उत्थान के लिए हम अपनी पार्टी में जो है हम लोगों को जोड़ रहे हैं, तो दलित ही समाज क्यों है? दलित नहीं है, हम लोग बहुजन समाज की बात करते हैं। इसमें SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज आते हैं। अच्छा। हमें सिर्फ दिक्कत मनुवाद और पाखंडवाद से है। अरे जैसे जाति से दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि OBC, SC, ST ऐसे समाज से आते हैं, और भी जैसे और भी कास्टें आती है, क्या उनका वोट नहीं चाहोगे आप वर्तमान में? नहीं, आप समझिए, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। भारत में वर्तमान में 2 विचारधारा चल रही हैं। एक मनुवादी की विचारधारा, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा। मनुवाद की विचारधारा वो ये कहती है कि शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय बाहों से पैदा हुए हैं और ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं। तो शूद्र में SC, ST, OBC सभी लोग आ जाते हैं।
अब मुझे नहीं पता वो उसने पैरों से कैसे पैदा किए हैं। अच्छा, तो जैसे आपके क्षेत्र में, आपके कन्नौज जिला में काफी लोग दलित समाज से रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग भी से भी रहते हैं, तिरवा ठडिया जी, इस तरीके के लोग रहते हैं। छिबरामऊ में भी काफी लोग रहते हैं, गांव से भी वंचित लोग रहते हैं। आपने कुछ ऐसे योगदान क्या समाज को दिए हैं जो आपको वो सपोर्ट करें? बिल्कुल, हम लोग लगातार लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी लड़ाई जो है ना जमीनी स्तर पे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं, हमारे लोगों के पास मैन पावर बहुत है। टीम में लगातार बहुत हर गांव के लोग जुड़े हुए हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है, जैसे आजकल क्या चल रहा है कि दलालों का सिस्टम ज़्यादा चल रहा है कि आपस में लड़ाई हुई तो थाने में जाके तुरंत दलाली करवा देते थे। तो जब से हम लोग एक्टिव हुए हैं, भीम आर्मी एक्टिव हुई है, तो लगभग दलाली वाला काम लोगों को दिक्कत आने लगा है। अच्छा। उसी जब उनको लगा भाजपा को कि अब वो कमजोर हो रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो रुतबा बढ़ रहा है, तो मुझ पर फर्जी 308 लगवा के मुझे 20 दिन जेल भी भिजवाया गया। अच्छा, अभी मैं 20 दिन जेल काट कर आया हूँ, जिसमें 308 लगी थी बिना मेडिकल के। आपने जो भीम आर्मी की पार्टी ज्वाइन की है जी, ये ऐसे तो देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी है बहन कुमारी मायावती की, तो आपने वहाँ से ना जुड़ के यहाँ भीम आर्मी में क्यों जुड़ना उचित समझा? जी बिल्कुल बताते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उस बात पे आंख बंद के भरोसा करना चाहिए। मानवर साहब ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। तो और बहन जी ने उस नारा को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था। मानवर साहब के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। मानवर साहब DRDO में काम करते थे, कई पदों पे काम करते रहे, अच्छे अच्छे पदों पर काम करते रहे। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनकी विचारधारा से जुड़े, फिर उन्हें राजनीति का कारभार इस प्रकार से बढ़ाया कि पूरे देश में हम लोग प्रधानमंत्री बहुत पहले बन गए होते हैं। ऐसे 100 लोगों की टीम तैयार की। 100 लोगों की जब टीम तैयार कर ली कि अब ये क्षेत्र दे दिया कि ऐसा करो, ये क्षेत्र तुम्हारा, ये क्षेत्र तुम्हारा, तुम्हें यहाँ चुनाव लड़वाने जितवाना है। तो 100 में से 98 लोग जो थे, 98 लोगों को कांग्रेस ने 100 करोड़ रुपए दे के खरीद लिया। अच्छा, मतलब पैसे में बिक गए। अब बाबा साहब के पास बचे लोग कम, तो उनको बाबा साहब को इतना मानवर साहब को ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अपने आप को फांसी लगाने का प्रयास किया। फिर लोग आए, जो दो लोग थे, उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके दरवाजा तोड़ा, उनको निकाला। फिर उन्होंने कहा कि मानवर साहब हम आपके साथ हैं। फिर वो जमीन स्तर पर साइकिल यात्रा की, पद यात्रा की, क्योंकि संसाधनों का भी अभाव था, क्योंकि बिना चंदे के तो काम चलता नहीं था। अब जो चंदा था वो 100 लोगों की टच में था, लोगों ने भड़काया, तो धीरे धीरे कारवा उन्होंने बढ़ाया। 2011 में 64% वोट के साथ बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब SC ST OBC और बहुजन समाज का 64% वोट एक तरफ हो गया हो। मुझे लगता है ऐसा कभी अब भविष्य में तो नहीं हो पाएगा। तो जिन मानवर साहब ने 64% वोट दिला दिया और जब बहन जी ने उन्हीं की विचारधारा को ठुकरा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्वजन कर दिया, तो वहीं से इनका ग्राफ गिर गया। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि अभी तक हम PM बन चुके होते, प्रधानमंत्री बन चुके होते, तो आपको सिर्फ PM लेके लड़ाई है कि आप जो दलित, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबे तबके के लोग हैं, उनको कुछ सुधारने की नीति से आप काम करना चाह रहे हैं, किसी भी आप PM सीट चाहते हैं? बात ये ना कि बिना राजनीति के कुछ भी बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग कुछ भी करते हैं, संसद में वो बिल पारित कर देते हैं। हमारे पास, हमारे जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन हो, करोड़पति हो, फर्म हो। गिने चुने 3-4 लोगों के पास पूरे देश का पैसा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास सत्ता नहीं है, विधायक वो बन जाते हैं क्योंकि वो 50 करोड़ रुपए खर्चा कर लेते हैं, सांसद वो बन जाते हैं, वो पैसा खर्चा कर लेते हैं, फिर वही हम लोगों पर रूल करने लगते हैं। जो आपने बताया मायावती जी की पार्टी जो बहुजन हिताय थी, तो बहुजन का मतलब होता है कि सभी लोगों को जोड़ के चलना है। हाँ, बहुजन मतलब कुल मिला के बात थी। इनकी तो पार्टियां थी, जो मनवादी लोग थे उनकी तो पार्टियां थी, वो मजबूत लोग हैं। अब हमारा उद्देश्य ये था कि जो कमजोर वर्ग हैं, जो हमारा SC ST और पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, उसको हम लोग पहले बराबर वाले पायदान पे लेके आए। जैसे अब एक लोग स्टूल पे बैठा है, हम सोफे बैठे हैं, तो बराबरी कहाँ होगी? जब दोनों लोगों के लिए बराबर सोफा पड़ने लगे तब बराबरी होगी। तो मानवर साहब का, बाबा साहब का उद्देश्य ये था। लेकिन अभी हमारा SC ST समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा संसाधन उनके पास नहीं, धन धान्य नहीं है। जो नौकरी मिली भी है OBC समाज में अभी भी पूरी नहीं मिल पा रही है। जो हमने अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा है, बाबा साहब कहते थे कि
शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। जी। तो आप इस वाक्य को किस तरीके से लेते हैं? क्या धाड़ने का मतलब सिर्फ लड़ाई से मतलब होता है? नहीं, शिक्षा से दहाड़ने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो कम से कम वो अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा, अपने समाज के लिए करेगा। मैं ये मानता हूँ अगर कोई व्यक्ति हमारे बहुजन समाज का वो अपने लिए भी कर रहा है तो भी वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि अगर वो अपने लिए करेगा कम से कम एक व्यक्ति के लिए हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शिक्षा नहीं, वो जब शिक्षा होगी तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा ही अगर 30-40%, 50% तो व्यक्ति पढ़ता है और फिर भी वो बेरोजगार गए, और जो अनपढ़ है वो काम कर रहा है। तो ऐसे इस वाक्य को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वाक्य को इसमें कैसे फिट करोगे आप? सही शिक्षा का ना होना। हम लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है वो लेबर वाली शिक्षा है। अच्छा। हम लोगों को कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती कि हम लोग आगे करेंगे क्या। अब बात है ना कि ये सब चीजें जो हैंडल करते हैं, जो जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग चला रहे हैं मुख्यमंत्री प्रदेश की, देश की चला रहे प्रधानमंत्री, अब उनको पता ही नहीं है कि अगर उन्हें पता लगेगा कि लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं बढ़िया और अच्छी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बिजनेसमैन उनको बनाएंगे, फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, बड़ी बड़ी जॉब करेंगे, तब इनकी रैलियों में भीड़ कहाँ से इकट्ठी होगी? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कौन लगाएगा? बिल्कुल। तो आप जैसे आपने बोला कि शिक्षा, आप शिक्षा को बदलोगे कि महिलाओं को जो शोषण हो रहा है उसे बदलोगे? क्योंकि शोषण जो है महाभारत काल से भी हुआ है, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींचना, तो आप इस शोषण को कैसे बंद करोगे? देखिए, मैं उन सब चीज़ों पर बहस नहीं कर सकता हूँ जिनका कोई तथ्य प्रमाण ना हो। मैं उन पे भरोसा करता हूँ जिसके कोई साक्ष्य हो। बाकी बहुत सी चीज़ों पर किताबें लिख चुकी हैं, बहुत से कोर्ट केस भी चल रहे हैं, उन्होंने कुछ काल्पनिक कहानियां हैं, मैं काल्पनिक कहानी पर भरोसा नहीं करता हूँ किसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई कि वर्तमान में हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, आपके अगर सुझाव अगर शिक्षा के ऊपर दिए जाएं तो आप सुझाव में क्या दोगे शिक्षा बदल सके? शिक्षा के लिए सबसे पहले जैसे दिल्ली में थे अरविंद केजरीवाल जी आए, तो उन्होंने, आपने देखा होगा शिक्षा में काफी बदलाव हुआ था, तो उन्होंने कुछ किया थोड़े था, जो टीचर वही रखे, किसी भी टीचर को नहीं हटाया था। इन टीचरों को इन्होंने बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहां इन्होंने देखा जाके कि कैसे पढ़ाना चाहिए। जब भी वहाँ आए ट्रेनिंग करके तो ऑटोमेटिक शिक्षा का स्तर हो गया, सुंदरीकरण हो गया। अब कुल मिला के बात है, इनको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, यूजीसी का बिल जो विरोध हो रहा है, ये एक सीधा सीधा 15% लोगों का 85% के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो अभी तक कहते थे ना कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब एक हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो। तो कहीं ना कहीं एक अब तो आंखें कान खोलने का समय आ गया है। जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी समाज है, एक भूत था ना कि मोदी जी लाएंगे, हम सब हिंदू एक हो जाएंगे। अब उन्होंने दिखा दिया तुम हिंदू नहीं हो, तुम ओबीसी हो, तुम हिंदू नहीं, तुम एससी हो। ये उनकी औकात दिखाई है। 15% लोगों को उनकी ताकत देखी, 15% वालों की, कि उन्होंने बिल को स्टे भी ले लिया कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में तो सब लोग उनके ही हैं। कोर्ट में स्टे ले लिया। और वहीं यहाँ किसानों का आंदोलन था तो सालों साल तक चलता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। मतलब वो 15 लोग 85% पे आज भी भारी हैं। ये उन्होंने ये साबित कर दिया है। अब ये 85% कब साबित करेंगे कि वो 15% पे भारी हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो आपने बताया, अब वर्तमान में जो लड़के बेरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ता हुआ कदम उनका बेरोजगार की ओर है, तो उस बेरोजगारी को आप किस तरीके से खत्म करेंगे? बेरोजगारी, यहाँ कोई रिसोर्स नहीं है। यहाँ कोई रिसोर्स नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं पड़ रही हैं, कोई कारोबार नहीं है, लगातार एजुकेशन खत्म है। यहाँ हम लोगों को जो शिक्षा भी अब दी जा रही है वो लेबर कास्ट की दी जा रही है। बिल्कुल लेबर बनाओ। जैसे यहाँ हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हम लोगों को क्या नौकरी में क्या पूछा जाएगा? वही जीएस, मैथ और रीजनिंग वगैरह। अच्छा, जो आपने सोर्स की बात की है, जो कंपनियां नहीं है, जो फैक्ट्रियां नहीं है, अगर हम फैक्ट्रियां अधिक से अधिक लगा देंगे तो उनसे भी तो प्रॉब्लम है, उनसे दिक्कतें बढ़ेगी। हमारे पास मैन पावर है। भारत ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसमें युवाओं की संख्या अधिकतम है। हमारे पास मैन पावर है, लेकिन हम लोग मैन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कर क्या पा रहे हैं? करना ही नहीं जानते हैं। अब जैसे बहुत कुछ ऐसा है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से सेक्टर होते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, कोर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो अब इन लोगों ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, इनको पता ही नहीं कैसे करना है। अब इन्हें ये लग रहा है कि सबको काम दे देंगे तो सामान कहाँ जाएगा। अरे पूरी दुनिया पड़ी है एक्सपोर्ट करने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये मुंह उठा के कह देते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कहाँ पर ये नहीं बताते हैं। हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देंगे किस में, किस विषय में देंगे, किस सेक्टर में देंगे, कोई जवाब नहीं।
सिर्फ अंधा तुक्की चला रहे हैं। अच्छा, अगर आप वर्तमान में राजनीति में आते हैं, आपको जैसे सीएम पद का उम्मीदवार चंद्रशेखर जी को मिले, तो भाषण ही क्यों रहे, क्या रह जाएंगे, क्या आप बदलोगे? जैसे हमने अक्सर देखा है दलित समाज या पिछड़ा समाज जो भी है, वो वोट देने के बाद में व्यक्ति भूल जाता है, और काफ़ी ऐसे नेता हुए हैं जो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद 5 साल तक गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या आप में रहेगा जो आप दलित को वाकई में बदलोगे, वाकई में सोशल व्यक्ति को बदलोगे? आप ये सही कर, जितने भी नेता अभी तक आते थे वो यही करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप चंद्रशेखर भैया के बारे में बताते हैं, वो नगीना के वर्तमान में सांसद हैं और नगीना की पूरी जनता उनसे खुश है। वो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शायद ही है देश में सबसे अधिक अपने क्षेत्र में काम कराने वाले वही सांसद हैं। लगातार एक्टिव रहते हैं, हर संसद में हर सत्र ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जो आपने जैसे बताया कि वो अपने नगीना क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं, आप अपने ज़िला कन्नौज में एक्टिव रहते हैं, हमने देखा भी है आपको काफ़ी बार है। तो आप अपने ज़िला कन्नौज में क्या क्या बदलाव करोगे, क्या क्या समस्याओं पे काम, सबसे पहले आप अगर राजनीति में आते हैं तो क्या क्या बदलाव करोगे? हमारे यहाँ जमीन अब बहुत सब कुछ बदलना ही है। क्या क्या वजह से? सड़क से लेकर स्कूल से लेकर लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लेकर रोजगार से लेकर सब कुछ बदलना है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, कन्नौज में इत्र फैक्ट्रियाँ बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ एक फैक्ट्रियाँ, जैसे हमारे यहाँ आलू है, आलू का भंडार है। अब आलू से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सब देखना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री वहां लगाई जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सस्ते माल में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा गांव में जाएंगे तो सड़कें नहीं होंगी। सड़कें हैं तो पता लगा उसमें गाड़ी घुस जा रही है। अच्छा, जमीनी स्तर पे काम नहीं होता है। यहाँ 50 करोड़ रुपए सांसदीय में फंड आता है, विधायकी में फंड आता है, पैसा जाता कहाँ है? ये लोग सेटिंग कर लेते हैं। आपको हमको सबूत दिखाएंगे जब नेक्स्ट बार कभी आएंगे कि जैसे मैं विधायक बन गया हूँ तो मैंने आपके स्कूल वालों से सेटिंग कर ली कि आपके खाते में 50 लाख रुपए डाल दे रहे हैं, आप 40 लाख हमें वापस कर दो नगद, 10 लाख आप रख लो। अच्छा, जो आपने बोला कि हम आपको सबूत देंगे, तो जैसे हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट हमारे विधायक सांसद जी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मंत्री जी प्रमोट करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वो ऐसा क्या वो लग जाती है दीमक जो उसे प्रमोट करने वाला कोई मिलता ही नहीं है? सरकारी सेक्टर में करेंगे तो सरकार का फायदा होगा। प्राइवेट में हिस्सेदारी तो लगभग 60% तो इनकी रहती है, शेयर इनके रहते हैं, तो प्रमोट अपना करेंगे ना। सत्ता में रहेंगे अगर वो प्राइवेट को बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, सत्ता नहीं रहेगी तो काम तो हमारा चल ही रहा है। हर चीज का जैसे जमाना बढ़ रहा है। एक जमाना था जब हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते लपेट के चलते थे, खाने के लिए कच्चा मांस खाते थे। तो ये लोग आप वो कहो कि नहीं आपको वो तो मिल ही रहा है कच्चा मांस, पत्ते तो मिल ही रहता है, लपेट के रहो। हर चीज़ का समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। अब हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं उनकी टीचरों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है और बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा यहाँ 2 साल के बच्चा होता है घर में, तो दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल नहीं छोड़ता है, मारो उसको फिर भी क्या कार्टून चिल्लाता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है। आपको बताते हैं समाज में 3 गुरु ऐसे होते हैं, अगर वो चाह ले तो बच्चा अगर विकलांग भी है तो उसको ये कभी भी समाज एहसास नहीं करा पाएगा। जैसे जब बच्चा, पहला गुरु माँ हो जाती है, दूसरा गुरु होता है एनवायरनमेंट और तीसरा गुरु होता है शिक्षक। शिक्षक उसे बताता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे चल के क्या जाना है। अगर ये तीनों लोग अपनी भूमिका निभा लें तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा चाहे विकलांग हो या कैसा भी हो, उससे आगे बढ़ने से कोई ना रोक पाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारी जो माँ होती है वो बेचारी पहले से अनपढ़ है, ज़्यादा समझा नहीं पाएगी। और रही बात गांव समाज की, वहाँ जब सभी अनपढ़ हैं तो गाली गलौज दुनिया ड्रामा ही तो चलेंगे ही चलेंगे। तो सूरज जी आप बताइएगा, जैसे एक राजनेता और एक शोषित व्यक्ति जो होता है तो हमेशा कतराता रहता है, अपनी परेशानियां बताने से कतराता रहता है, जो उससे शोषण हुआ है उससे कतराता रहता है। आज एक समाज जो शोषित वर्ग है उसे अगर थाने जाता है वो अपनी FIR लिखवाता तो थाने जाता रहता, तो ऐसे क्या बदलाव करोगे आप? जैसे अभी तक हमारी जो भीम आर्मी काम कर रही है, हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हर जगह जाते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हम विधायक बनते हैं, हमारे यहाँ सांसद बनते हैं, तो हम लोग एक अलग से तंत्र बनाएंगे। जैसे एक तो है प्रशासन हमारे पास, एक दूसरा निगरानी रखने के लिए कि अगर हमारे लोगों पर कोई भी समस्या आएगी तो हम लोग डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे डायरेक्ट
जनता का हमसे सीधा कनेक्शन रहेगा। हम खुद ही सबकी सुनवाई डेली देखेंगे और कितना निस्तार हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब जिम्मेदारी हम लोग खुद देखेंगे सत्ता में आने के बाद। अच्छा, वो जो डायरेक्ट वाली आप बात कर रहे हो, तो आप उस डायरेक्ट को कैसे मैच करोगे? जैसे हर चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग टीम बनाएंगे, जैसे विधानसभा स्तर की, ब्लॉक स्तर की, प्रशासन में तो जिस प्रकार से टीम होती है उस प्रकार से हम लोग एक अलग सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ लोग अधिकारियों से बात करने से डरते हैं, तो उनको गांव-गांव जाके जागरूक करना, उनको समझाना और उनके साथ हर मुसीबत में खड़ा रहना, ये रहने का हम काम करेंगे। हमारी टीम, कोई समस्या आएगी तो हमारी टीम खुद जाएगी उनसे। अच्छा, हमने देखा है काफ़ी बार जो पिछड़े तबका के लोग होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, समाज से भी काफ़ी वंचित होते हैं, तो वो थाने से थाने ही दौड़ते रहते हैं। इसमें उनका रुपए जो है वो भी खर्च होता है। सेकेंडरी तंत्र बनाने की बात की थी, वो इसी विषय में बात की थी। अच्छा, क्योंकि डायरेक्ट टच में तभी हो पाएंगे, जैसे मैंने कोई नंबर डाल कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति हमसे फोन करेगा, हमारी जैसे टीम बनी है तो टीम तुरंत हमें इन्फॉर्म करेगी। अच्छा, बहुत अच्छे सुझाव लगे सूरज जी के। और हम भी चाहेंगे कि वर्तमान में एक नया उभरता हुआ चेहरा आए और हमारे समाज को जो है अलग दिशा में लेके जाए। अलग दिशा का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं खाई में लेके जाए, अलग दिशा का मतलब है कि लोगों की सुने, अपनी ना सुने, ना कि लोगों के लिए एक्टिव रहे। जो शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के प्रति हो रहा है और जो शिक्षा के प्रति हो रहा है, उनमें बदलाव करें। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वर्तमान समय में ये अपने पद पे रहें और राजनीति दौर में जो है चलते ही आगे बढ़ते चल दिए जाएं। आप कुछ कन्नौज वासियों को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं सभी कन्नौज वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ और अपने बहुजन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों ही मजबूत हैं। अगर आप पर कोई भी आंच आएगी तो सबसे पहले आपके सामने एक कड़ खड़ा मिलेगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज के अत्याचार करने के लिए लगे रहते हैं कि भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है। हम लोग, आप लोग जिस प्रकार से कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, अगर हम उल्लंघन करने पर उतर आए तो आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहो। भी कन्नौज वासियों को समस्या हो तो सूरज जी से आप बात करिएगा। इनका एक नंबर भी है, तो नंबर जो है आप इनसे संपर्क करिएगा, इनकी टीम से संपर्क करिएगा और आपकी समस्या को सुना जाएगा।